गुड मॉर्निंग। 1857 की क्रांति के बाद कई सारे परिवर्तन होते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कई सारे परिवर्तन भारत में किए। ये 1857 की क्रांति ये थी और इस क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन को या ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगने लगा कि भारत में जो अपना साम्राज्य हमने स्टैब्लिश किया है, अब इस साम्राज्य की बुनियाद यहाँ पर कायम रखने में दिक्कत होगी। इस वजह से उन्होंने 1857 की क्रांति को किसी तरह 1857 की क्रांति को उन्होंने असफल बनाया। जो 1857 की क्रांति हुई थी, ये 1857 की क्रांति को ब्रिटिश ने असफल बनाया। अगर ये 1857 की क्रांति सफल हो जाती तो शायद ब्रिटिश पार्लियामेंट का या ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हो जाता। लेकिन 1857 की क्रांति असफल हुई और अंग्रेजों ने किसी तरह इसको दबा दिया और इस क्रांति में उन्होंने सफलता प्राप्त की। हाँ, लेकिन इस क्रांति की सफलता प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगने लगा कि भारत के लोग अब हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे, भारत के लोग अब हमारी कमजोरियों पर उठ खड़े होंगे। तो इसी प्रकार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारे परिवर्तन भारतीय शासन में या ब्रिटिश भारतीय शासन में इन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। और इसी में परिवर्तन करने के साथ साथ 1857 की क्रांति के एक साल बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है। कौन सा? भारत शासन अधिनियम आता है। अब ये भारत शासन अधिनियम लाया क्यों गया 1857 के बाद? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा था कि अब भारत के लोग हमारी इस गुलामी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो इन्होंने 1858 में जो भारत शासन अधिनियम लाया, इस अधिनियम के तहत इन्होंने उन सारी कमजोरियों को, उन सारी दिक्कतों का जो सामना करते थे ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी, उन सारी दिक्कतों का खात्मा किया। और एक चीज और मैं बता दूं कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया, ये भारत शासन अधिनियम इसी वजह से लाया गया था क्योंकि अंग्रेजी शासन यानी कि जो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में जो गलतियां की थी, उस गलतियों को सुधार करने के लिए लाया गया था। और साथ ही साथ जो भी कमजोरियां थी ब्रिटिश शासन की, जिस वजह से ब्रिटिश शासन खत्म हो सकती थी, उस कमजोरियों को खत्म किया। जैसे पहली चीज 1858 में मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करती थी और व्यापार करने के साथ साथ ये भारत में शासन भी करती थी। तो भारत, और दूसरा चीज क्या था, भारत में शासन करने के साथ साथ भारतीय लोगों को अपने शासन में हिस्सा नहीं देती थी। तो यही वजह थी कि 1858 में जब भारत शासन अधिनियम आता है तो इनमें और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो जो गलतियां की थी और जो जो इनकी कमजोरियां भारत में थी, उस सारी कमजोरियों का खात्मा कर दिया। जैसे पहली चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बड़ी कमजोरी थी। क्यों कमजोरी थी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सरजमीन पर कायम थी और यहीं पर व्यापार करती थी, इनके कर्मचारी यहीं पर रहते थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ना तो व्यापार करेगी न तो शासन करेगी। तो करेगा शासन कौन? तो 1858 में एक कानून बना के दे दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर रहेगी तो हो सकता है 1857 की क्रांति दोबारा हो जाए, हो सकता है 1857 की जैसी क्रांति दोबारा हो जाए और इस क्रांति को हम दोबारा इस प्रकार की क्रांति को नाकाम ना बना सकें। और नाकाम नहीं बना सकेंगे तो हो सकता है कि हमारा बना बनाया साम्राज्य बिखर जाए, टूट जाए। इसका सबसे पहला डर अंग्रेजों को था। तो 1858 का शासन अधिनियम इसी वजह से लाया कि जो कमजोरियां थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की या ब्रिटिश शासन को जिस कमजोरियों से, जिस बातों से खतरा था, उन सभी चीजों का खात्मा कर दिया। पहला चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा कर दिया। दूसरा चीज, जो बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में, उनका मुगल पद खत्म करके उनको बर्मा भेज दिया गया। तो इस प्रकार जितनी भी कमजोरियां थी उस सब में परिवर्तन करते चले गए। और इनको एक बात का बहुत अच्छे से अंदाजा था कि अब भारत में शासन करना है। ध्यान देना, अब भारत में शासन करना है। तो भारत में शासन करने के साथ साथ हम तो शासन कर ही रहे हैं, और जो हमारे साथ भारतीय लोग जुड़ना चाहते हैं, जो इंडियन लोग जुड़ना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ जाएं। मतलब हमारे शासन में उनका सहयोग भी हो। तो 1858 के बाद एक चीज तो तय हो गई, तो अब भारतीयों को भी ब्रिटिश शासन में हिस्सा मिलने लगा।
और इसके लिए फटाफट 3 कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट लेकर आती है, जिसके तहत इंडियन लोगों को भी ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश साम्राज्य में उनके शासन करने के साथ साथ उनमें सहयोग की भूमिका शामिल होती चली गई। जैसे 1858 के बाद 3 कानून आते हैं। कौन कौन से? 1861 का ये एक्ट आता है, कानून आता है, जिसको भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है। दूसरा 1892 का आता है। तीसरा 1909। ये जो तीनों कानून थे ना, ये तीनों कानून 1861 का कानून, 1892 का कानून और 1909 का कानून, ये तीनों कानून ऐसे थे जिसमें भारतीय लोगों को ब्रिटिश शासन में शामिल करने की बात करता था, ये तीनों कानून। इसमें अब एक चीज और मैं बता दूं कि ये, और वजह क्या थी इसके पीछे? वजह एक थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने समझ रखा था, उन्होंने समझ लिया था कि अब हमें भारत में शासन करना है तो हिंदुस्तान के कुछ लोगों को अपने शासन में मिला लेना है। इसका फायदा सबसे बड़ा क्या होगा? अगर हो सकता है कि 1857 की क्रांति इस प्रकार दोबारा होती है, इस प्रकार दोबारा क्रांति होती है, तो क्रांति को दबाने के लिए अगर जो इनके नेता हमारे साथ शामिल होंगे, हमारे शासन में शामिल होंगे, तो इंडियन की बात इंडियन समझेंगे। तो हमारे बीच में शामिल जो भी इंडियन होंगे, हमारे शासन में शामिल जो भी इंडियन होंगे, तो हम इनसे कहलवा कर भारत में इस प्रकार की क्रांति को रोक सकेंगे। सबसे बड़ा चाल इनका ये था। तो जब भारतीय लोगों को शासन में शामिल करने की बात की गई, तो इन तीनों कानून को लाया गया। उस तीनों कानून में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, अब हमारे लोग, मतलब अंग्रेज अगर शासन करते हैं तो कुछ इंडियन को भी अपने साथ मिला लें, कुछ भारतीयों को भी अपने साथ मिला लें। फायदा क्या होगा कि अगर ये हमसे मिले होंगे, ये हमसे जुड़े होंगे, तो किसी प्रकार की अगर कोई क्रांति होती है, कहीं पर कोई विद्रोह होता है, कोई हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, कोई हमें अनाज नहीं देता है, कोई हमें टैक्स नहीं देता है, या कोई हमारे खिलाफ एहतजाज करता है, तो हम इन इंडियन को सामने कर देंगे कि भाई जाओ समझा के आओ, भाई जाओ समझा के आओ। तो इंडियन लोग जाते थे, उनको समझाते थे, घबराओ नहीं, हम आपकी बात समझते हैं, हम इनसे बात करेंगे। मतलब एक चैन बना दिया था, भारतीयों को चैन के रूप में काम करते थे। ये अंग्रेज के पीछे पीछे रहते थे, और जब जरूरत पड़ती थी तो इंडियंस को आगे कर देते थे। और आम पब्लिक उस वक्त तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस तो नहीं थी, समझदार नहीं थी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं। तो जो भारतीय लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, तो उनके माध्यम से भारत में इस प्रकार के विद्रोह को रोकने में कामयाब होते गए। और यही सबसे बड़ा वजह थी कि भारतीयों को अपने शासन में शामिल करने की बात की। वो खुद तो लूट के खा रहे थे भारत को, कौन? अंग्रेज। और साथ ही कुछ इंडियन को भी शामिल कर लिया कि आओ हमारे साथ, जैसे हम लूट के इंडिया को खा रहे हैं वैसे तुम भी आओ खाओ। और जो एहतजाज करे या जो हमारे खिलाफ उठ खड़ा हो या हमारे खिलाफ कोई क्रांति करे, तो तुम जाकर उनको समझाओ, क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारी सरजमीन, तुम्हारे लोग, तुम्हारी बात अच्छे से वो समझेंगे। तो इस वजह से ये तीनों कानून, इनकी एक चाल थी। क्या थी? चाल थी। क्यों? क्योंकि ये 1857 की जैसी दोबारा कोई क्रांति नहीं चाहते थे हिंदुस्तान में। तो 1861, 1892, 1909, ये तीनों कानून सहयोग नीति, ऐसे लिख सकते हैं हम, सहयोग नीति के तहत लाए गए थे। ठीक है, इसके तहत लाए गए थे। अब इसमें शामिल क्या क्या बातें थी? 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या शामिल था? इसमें 1861 में यह भी सहयोग नीति के तहत आया था। इसमें 2-3 चीजें शामिल थी। पहली चीज जो शामिल थी, लॉ फॉर्मेशन, कानून का निर्माण। अच्छा, ये लॉ फॉर्मेशंस की बात क्यों की? भारत में उस वक्त कई प्रांत थे, जैसे इधर मैं लिखता हूं, भारत में उस वक्त कई प्रांत थे, जैसे ये बंगाल का एरिया था, है ना, ये मद्रास का एरिया था, ये बंबई का एरिया था, ये अवध का एरिया था, ये पंजाब का एरिया था, कई प्रांत थे। तो ये जो लॉ फॉर्मेशंस का कानून था, 1861 की बात बता रहा हूं, किस प्रकार भारतीयों को इन्होंने अपने में शामिल किया और इनकी एक चाल कैसी थी ये। तो देखो, ये जो सारे प्रांत थे,
यहां पर जरूरत के समय किसी ना किसी कानून की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी ना किसी कानून की जरूरत पड़ती थी। तो कानून का जो निर्माण करने का पहले प्रोसेस था, ध्यान देना, कानून बनाने की जो शक्ति थी पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को थी। किसको थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को थी। कानून कौन बनाता था? भारत को जो गवर्नर था वो ही कानून बनाता था। अगर यहां पर बंगाल में कानून की जरूरत होती थी तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या करता था? कानून बनाता था। अगर मद्रास में किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात होती थी तो कानून बनाने का काम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करता था। अगर अवध में किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की या प्रशासन को चलाने के लिए किसी कानून की जरूरत होती थी तो कौन बनाता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कानून बनाता था। अगर पंजाब में किसी प्रकार के कानून की जरूरत होती थी प्रशासन को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, तो कानून कौन बनाता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाता था। कब? 1861 से पहले। मतलब भारत हमारा था, अवध हमारा था, मद्रास हमारा था, पूरी सरजमीन हमारी थी, और हमारे लोगों पर कानून कौन बनाता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती थी कि हमें किस प्रकार रहना है, किस प्रकार चलना है और कैसे हम लोगों का शासन संचालित होगा। ये सारे कानून कौन बनाता था? वो, मतलब भारतीय लोगों की जो लगाम थी वो ब्रिटिश संसद के हाथों में थी। वो जिस प्रकार चाहता था उस प्रकार भारत को चलाता था। लेकिन कब? 1861 से पहले। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद इनको पता चला कि अब हमें यहां पर शासन करना है, तो कानून की निर्माण करने की जो प्रोसेस है, अभी जो मैंने बताया, कानून बनाने की जो ताकत है, जैसे यहां के लिए जो कानून बनता था, यहां के लिए जो कानून बनता था पहले अंग्रेज बनाते थे, लेकिन अब कानून निर्माण करने की प्रोसेस में भारतीयों को भी शामिल करने की बात की गई। अगर अवध में कानून बनाने की आवश्यकता है, अवध में, अगर बंगाल में कानून बनाने की आवश्यकता है, अगर बंबई में कानून बनाने की आवश्यकता है, इवन भारत के किसी भी खित्ते में अगर कानून बनाने की आवश्यकता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की आवश्यकता है, तो अब कानून बनाने के प्रोसेस में कोई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कानून नहीं बनाएगा। तो कौन बनाएगा? कानून तो बनेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बनाएगा, लेकिन भारतीयों से पूछ कर बनाएगा। यहां पर एक बात थी। अब यहां पर कानून निर्माण करने के प्रोसेस में भारतीयों को शामिल करने की बात की गई थी, भारतीयों को मिलाने की बात की गई थी, भारतीयों से जानने की बात की गई थी। जैसे कौन किया था इसे? लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले भारतीयों को मिलाया था। किसको? बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, उसके बाद सर दिनकर राव। इन तीनों बंदे को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को, इन सभी बंदों को भारत में अगर किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता होती थी तो बनारस के राजा को बुलाते थे। बनारस के राजा जाते थे और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते थे कि हम बनारस के लिए कोई कानून बनाना चाहते हैं, मींस अवध के लिए कोई कानून बनाना चाहते हैं, आप क्या कहोगे इस पर, क्या कहते हो आप? मतलब इनसे पूछकर कानून बनाने की प्रोसेस शामिल किया गया था। अब कोई भी भारत में कोई कानून इंप्लीमेंट होगा, कोई कानून बनेगा, भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बनेगा, चाहे वो बंगाल के लिए बने, चाहे वो मद्रास के लिए बने, चाहे वो बंबई के लिए बने, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी प्रांत के लिए अगर कोई कानून बनता है तो अब कानून बनाने के प्रोसेस में, लॉ फॉर्मेशंस में भारतीयों से पूछा जाएगा, भारतीयों से पूछा जाएगा। लेकिन 1861 से पहले नहीं था। अब आप हमें बताओ, अब भारतीयों के शामिल कर रहे हैं, वजह क्या है? कि अगर भारत में एहतजाज हो, भारत में दोबारा से प्रोटेस्ट हो, तो हम इन तीनों बंदों को आगे कर देंगे। जाओ कहो उनसे कि प्रोटेस्ट करना रोक दें, कहो उनसे कि क्रांति ना करें। लेकिन अगर वो क्रांति करेंगे और उनको कोई दिक्कत होगी तो आपसे कहें, मतलब इनसे, दोनों तीनों से कहें। ये रिप्रेजेंटेटिव थे भारत के लोगों का, और ये क्या जाते थे ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश अंग्रेजों के पास जाते थे और कहते थे कि यहां पर ये प्रॉब्लम हो रही है, यहां के लिए कानून बना दो। तो मतलब इनको शामिल कर लिया गया था ब्रिटिश शासन में। और दोबारा क्या हुआ था? दोबारा यह हुआ था, दो प्रेसिडेंसी थी। कौन सी प्रेसिडेंसी? एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी, एक बंबई प्रेसिडेंसी थी। इन बंबई और मद्रास को बात करें, बंबई और मद्रास, ये जो प्रेसिडेंसी थी, ऐसा था
देखो बंबई था, ये बंबई, ये मद्रास। पहले देखो 1833 में, ध्यान देना 1833 में बंबई और मद्रास, कब? 1813 की बात पहले कर लेते हैं। 1813 के समय इन दोनों प्रेसिडेंसी को, इन दोनों प्रांत को अपने क्षेत्र में किसी प्रकार के कानून की अगर आवश्यकता होती थी, ध्यान देना, बंबई और मद्रास में 1813 के समय अगर किसी प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता होती थी इन क्षेत्रों में, इन दोनों क्षेत्रों में, इसमें और इसमें, तो ये यहाँ के जो गवर्नर होते थे, कौन गवर्नर होते थे, वो अपने क्षेत्रों में शासन को चलाने के लिए कानून बना सकते थे। मतलब इनको 1813 में कानून बनाने की पावर थी, अपने एरिया में कानून बना सकते थे। लेकिन 1833, ध्यान देना, 1833 में इनसे कानून बनाने की पावर छीन ली गई। कब? 1833 में। और करीब 40 साल तक, कितने? 40 साल तक मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे ये अपने क्षेत्रों में कानून नहीं बना सकते थे। अगर इनको कानून बनाने की आवश्यकता थी, अगर इनको अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी प्रकार की कानून बनाने की आवश्यकता थी, तो ये क्या करते थे? भारत का जो गवर्नर जनरल था 1833 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना, और उसने क्या किया था? इनकी दोनों की पावर छीन ली गई और उनसे कहा कि अगर तुम्हें अपने क्षेत्र में कानून की आवश्यकता है तो तुम मुझसे आके बात करो। मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंक से बात करो। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक तुम्हारे क्षेत्र के लिए कानून बनाएंगे। कब? 1833 में। लेकिन 40 सालों तक ये और ये, मतलब बंबई और मद्रास के गवर्नर अपने क्षेत्र में कानून नहीं बना सकते थे, इनको, इनके पास पावर नहीं थी। लेकिन 1861 में बंबई और मद्रास के गवर्नरों को उनकी पावर वापस कर दी जाती है। मतलब ये यहां पर 1813 में इनके पास पावर थी, ठीक है, 1833 में इनसे पावर छीन ली गई, 33 में पावर छीन ली गई, लेकिन 1861 में इनको पावर फिर दे दी गई, इनको पावर 1861 में फिर दे दी गई। मतलब 1861 में बंबई और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे ये अपने क्षेत्र में जरूरत के मुताबिक अगर आवश्यकता होती थी तो अपने क्षेत्र में कानून का निर्माण कर सकते थे। मतलब बंबई और प्रेसिडेंसी के गवर्नर को उनकी पावर को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से वापस कर दिया गया। कहा कि जाओ खुश रहो, अगर आपके एरिया में किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता है तो आप खुद कानून बना लो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। कब? 1861 के अधिनियम में। और आगे हम समझते हैं इसको मिटाने के बाद। यहां पर दो चीजें समझ में आई। पहली चीज, कानून के निर्माण करने की प्रोसेस में भारतीयों को शामिल किया गया और जिससे पावर छीन ली गई थी मद्रास और बंबई के गवर्नर से, कानून बनाने की जो पावर छीनी गई थी 1858 में, तो उस पावर को उन्होंने 1861 में वापस कर दिया। और आगे क्या होता है? आगे यह होता है कि दो प्रांत और देख लेते हैं, एक बंगाल का, एक बंबई का, या इधर हम देखते हैं एक बंगाल का और एक पंजाब का और एक उत्तर पश्चिम प्रांत, इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत, आज इसका नाम यूपी है, उत्तर प्रदेश, पहले इसको उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। ये बंगाल है और बंगाल के समय यहाँ पर बिहार का एरिया, यहाँ पर उड़ीसा का एरिया, यहाँ पर वेस्ट बंगाल का एरिया, यहाँ पर बांग्लादेश का एरिया, ये सब किसमें? बंगाल के क्षेत्र में आते थे। तो और ये पंजाब है। तो यहाँ पर बंबई और मद्रास को कानून तो बना सकते थे, लेकिन बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत मींस अवध या पंजाब के क्षेत्रों में अगर किसी प्रकार की कानून की आवश्यकता होती थी तो किस प्रकार कानून बनता था वो समझते हैं। देखो यहां पर हम एक नक्शा बनाते हैं, इधर यहां पर ये बंगाल, ये मद्रास, ये बंबई, ये उत्तर पश्चिम प्रांत, ये पंजाब, यूपी उत्तर पश्चिम प्रांत, ये बंगाल
और ये मद्रास और ये बम्बई। मद्रास और बम्बई को, इनको पावर वापस कर दी गई 1861 के अधिनियम से। ये अपने क्षेत्र में कानून बना सकते थे। क्या बना सकते थे? कानून बना सकते थे। ये भी क्या कर सकते थे? 1861 के कानून के तहत अपने क्षेत्र में कानून क्या कर सकते थे? बना सकते थे। लेकिन अगर बंगाल के लोगों को किसी प्रकार की कानून की आवश्यकता है या बंगाल के क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कानून की आवश्यकता है, तो यहां पर किस प्रकार कानून बनता था? या उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश, उस समय का उत्तर पश्चिम प्रांत में अगर कानून बनाने की आवश्यकता है तो वहां पर किस प्रकार कानून बनता था? और पंजाब में भी कानून बनाने की अगर आवश्यकता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की आवश्यकता है, तो किस प्रकार कानून बनता था? यहां पर तो खैर इनके गवर्नर जो होते थे वो कानून बनाते थे, लेकिन बंगाल में भी गवर्नर होते थे, पंजाब में भी गवर्नर होते थे, यूपी में भी गवर्नर होते थे और पंजाब में भी गवर्नर होते। तो यहां पर किस प्रकार कानून बनता था? तो देखो, उत्तर पश्चिम प्रांत में 1866 में एक विधान परिषद बनाई गई थी। किस अधिनियम के तहत? विधान परिषद बनाई गई थी। और बंगाल में 1862 में क्या बनाया गया था? विधान परिषद बनाई गई थी। और पंजाब में काफी समय बाद 1897 में क्या बनाया गया था? विधान परिषद बनाया गया था। क्या मतलब इसका? देखो, यहां पर मद्रास में और बंबई में कोई विधान परिषद नहीं थी, मींस कोई ग्रुप ऑफ असेंबली या लोगों का कोई ग्रुप नहीं था जो मेजॉरिटी के हिसाब से पास करके एक जिस पर कानून का प्रोसेस होता है उसके माध्यम से कानून बनाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बंगाल में, उत्तर पश्चिम प्रांत में और पंजाब में अगर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती तो यहां की जो विधान परिषद बनाया गया था, जिसमें कई लोगों का ग्रुप था, इन लोगों के ग्रुप में जो भी मेजॉरिटी, जिस भी बात से संबंधित मेजॉरिटी मिलती थी, बहुमत मिलता था, वो बहुमत के तहत कोई विधेयक पास होता था, तो उस प्रोसेस से यहां पर कानून बनता था। जैसे यहां की विधान परिषद कानून बनाती थी, बंगाल की विधान परिषद कानून बनाती थी और पंजाब की विधान परिषद कानून बनाती थी। अगर यहां पर कानून बनाने की आवश्यकता होती थी तो यहां की जो विधान परिषदें होती थी वो कानून निर्माण का काम करती थी। तो इस प्रकार यह समझ में आता है कि मद्रास और बंबई के गवर्नर तो डायरेक्टली कानून बना सकते थे, लेकिन बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में विधान परिषद बनाई गई थी। बकायदा कानून बनाने के लिए एक असेंबली बनाई गई थी। जिस तरह आज की विधान परिषद है उस तरह वहां पर विधान परिषद थी, जिसके माध्यम से कानून निर्माण का कार्य किया जाता था। तो ये सारी चीजें हुई, ये सारी चीजें 1861 में ये सारी चीजें हुई। और ये कर कौन रहा था? कर कौन रहा था? लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इसमें एक अहम रोल अदा किया। और साथ ही एक चीज बता दूं कि 1861 में लॉर्ड कैनिंग को 1861 में अध्यादेश, क्या? अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। और इस अध्यादेश की अवधि जो थी, समय जो था, 6 माह था। कितनी अवधि की थी? 6 माह की। और एक चीज और जान लो, आज से पहले या इस 1861 के कानून से पहले किसी भी गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन 1861 में लॉर्ड कैनिंग को अध्यादेश जारी करने की पावर दे दी गई। और ये अध्यादेश जारी करने की जो पावर थी ये 6 माह तक चलती थी, उसके बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती थी। तो ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, जिसको मैंने थोड़ा बहुत आपके सामने रखा, लेकिन इसमें भी भारतीयों को शामिल किया गया। इसके बाद 1892 में भी भारतीयों को शामिल किया गया, मतलब उनकी भूमिका को ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया। उसके बाद 1892 के बाद 1909 में भी भारतीयों की सहयोग नीति पर ध्यान दिया गया। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।